हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस इंस्टीट्यूट में। आज हम क्लास 10वीं का हिंदी जो कि चैप्टर 5 का क्वेश्चन आंसर आपके सामने लेकर आए हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए चैप्टर का नाम देखते हैं। यही चैप्टर 5 का पाठ है जो कि नागरी लिपि है। नागरी लिपि के लेखक हैं गुणाकर मूले। गुणाकर मूले का जन्म जो हुआ था 1935 ईस्वी में। इनका जो जन्म हुआ था 1935 ईस्वी में महाराष्ट्र के अरावती जिले के एक गांव में हुआ था और इनका मृत्यु हुआ था। गुणाकर मूले का मृत्यु जो हुआ था 2009 में इनका मृत्यु हुआ था। तो आइए इसका क्वेश्चन से देखेंगे। तो आइए यही चैप्टर 5 का क्वेश्चन आंसर है जो कि 1 से लेके 13 तक क्वेश्चन है। तो इसी वीडियो में मैंने अपलोड कर दिया है, तो इस वीडियो को देखते रहिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसी आई। ये जो क्वेश्चन है बहुत VVI है, 2015 में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखेंगे। कह रहा है कि देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसी आई। तो इसका आंसर होगा, करीब 200 वर्ष पहले छापाखाना का आविष्कार हुआ और टाइप बने, जिससे देवनागरी में किताबें छपने लगी। इस तरह से इस लिपि के अक्षरों में स्थिरता आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है। तो इसका आंसर होगा, देवनागरी लिपि में हिंदी, मराठी इत्यादि भाषाएं लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन है कि लेखक ने किन भारतीय लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया है। तो इसका आंसर होगा, लेखक ने बताया है कि गुजराती, बांग्ला, तमिल, मलयालम और तेलुगु, कन्नड़ तथा ब्राह्मी लिपि का संबंध देवनागरी लिपि से है। अगर वीडियो अच्छी तरह से नहीं दिख पा रही हो तो इस वीडियो को क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा ताकि अच्छी तरह से दिख पाए। चलिए, नेक्स्ट सवाल है 4 नंबर, नंदी नागरी किसे कहते हैं, किस प्रसंग में लेखक ने उसका उल्लेख किया है। तो इसका आंसर होगा, दक्षिण भारत के लिपि को नंदी नागरी लिपि कहते हैं। ये लिपियाँ आरंभिक थी। लेखक ने बताया है कि कोंकण के सिलहार मान्यखेत के राष्ट्रकूट देवगिरी के यादव तथा विजयनगर के राजाओं की लिपियाँ देवनागरी थी। चलिए, नेक्स्ट सवाल है 5 नंबर, नागरी लिपि के प्रारंभिक लेख कहाँ प्राप्त हुए हैं, इनके विवरण दें। तो इसका आंसर होगा, नागरी लिपि के आरंभिक लेख दक्षिण भारत से प्राप्त हुए हैं। भारत में तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ का स्वतंत्र विकास हो रहा था। फिर भी उस समय भारत में नागरी लिपि का प्रचलन था, क्योंकि चोल या चोल के सिक्के, केरल के सिक्के, ताम्रपत्र, पराक्रम बाहु और विजय बाहु के सिक्के टकसौल में ढाले गए सिक्के नागरी लिपि के प्रमाण को दर्शाते हैं। नेक्स्ट सवाल है 6 नंबर, ब्राह्मी और सिद्धम लिपि को तुलना में नागरी लिपि की मुख्य पहचान क्या है। तो इसका आंसर होगा, ब्राह्मी और सिद्धम लिपि की तुलना में नागरी लिपि के अक्षरों में यही अंतर है कि ब्राह्मी और सिद्धम अक्षरों के सिरों पर छोटी या त्रिकोणी जैसी लकीरें बन जाती हैं, जबकि देवनागरी लिपि के अक्षरों के सिरों पर सीधे लकीरें बनती हैं। चलिए, नेक्स्ट सवाल है 7 नंबर, उत्तर भारत में किन शासकों के प्राचीन नागरी लेख प्राप्त होते हैं। तो इसका आंसर होगा, उत्तर भारत में मेवाड़ के गुइल, सांबर, अजमेर के चौहान, कनौज के गहरवाल, कटिहार के गुजरात में शिलांकी, आबू के प्रमाण, जेज मुक्ति के चंडोल तथा त्रिपुरा के कलचुरी शासकों के लेख देवनागरी लिपि में मिली है। नेक्स्ट सवाल है 8 नंबर, नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं, लेखक इस संबंध में क्या बताया है। तो इसका आंसर होगा, कुछ लोगों के मत के अनुसार इस लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम
सर्वप्रथम गुजरात में हुआ था। इसलिए देवनागरी लिपि को, जबकि कुछ लोगों को कहना है कि सभी नगर नगर है, परंतु काशी देवों का नगर है, इसीलिए यहाँ के लिपि को देवनागरी लिपि कहते हैं। जबकि कुछ लोगों के मत के अनुसार पटना के प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था, जहाँ के चंद्रगुप्त द्वितीय व्यक्ति का नाम देव था, इसीलिए इस लिपि का प्रयोग पाटलिपुत्र में हुआ था। नेक्स्ट सवाल है 9 नंबर। नागरी की उत्पत्ति के संबंध में लेखक का क्या कहना है? पटना से नागरी का क्या संबंध है, लेखक ने बताया है। नेक्स्ट सवाल है इसका 9 नंबर का सवाल, इसका क्वेश्चन है यही, इसका आंसर होगा लेखक ने बताया है कि नागरी लिपि की उत्पत्ति नगर शब्द से हुआ है। पदाताक्यम नामक एक नाटक से पता चलता है कि पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था, जहाँ के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य व्यक्ति का नाम देव था। उसी के नाम पर नागरी लिपि को देवनागरी लिपि कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है 10 नंबर। नागरी लिपि कब एक संवेदक लिपि थी? इसका आंसर होगा 18वीं या 11वीं सदी के मध्य नागरी लिपि पूरे देश में व्याप्त हो चुकी थी, इसलिए इस लिपि को सार्वदेशिक लिपि कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है 11 नंबर। नागरी लिपि के साथ साथ किसका जन्म होता है? इस संबंध में लेखक क्या जानकारी देता है? इसका आंसर होगा नागरी लिपि के साथ साथ हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता का जन्म होता है तथा इस्लाम के संपर्क में भारत आता है तथा हिंदू धर्म का जन्म होता है। नेक्स्ट सवाल है 12 नंबर। गुर्जर प्रतिहार कौन थे? तो गुर्जर प्रतिहार भारत से बाहर के थे, जो 8वीं शताब्दी के आसपास आए थे, जो अवंती प्रदेश पर 8वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में अपना अधिकार जमा लिया। उसके बाद कनौज पर यहीं भी काम हुआ। इनमें मिहिर भोजन, हेंद्रपाल इत्यादि शासक प्रमुख थे। नेक्स्ट सवाल है 13 नंबर। निबंध के आधार पर कालक्रम से नागरी लिपियों से संबंधित प्रमाण प्रस्तुत करें। इसका आंसर होगा नागरी लिपि का प्रयोग 8वीं सदी दक्षिण भारत से ही शुरू हो चुकी थी। इसका प्रमाण दे या न दे, परंतु हिंदी के कवि सरहपाद के लिखित दोहा कुश राष्ट्रकुल, राजा दंती दुर्ग का सागमन दंडे का 754 ईस्वी तथा 850 ईस्वी में गणितज्ञ महाविश्वाचार्य द्वारा लिखित गणितज्ञ सार संग्रह तथा 9वीं सदी मिहिर के ग्वालियर प्रशस्ति 10,060 ईस्वी गया का प्रमाण ताम्रपत्र इत्यादि उत्तर भारत से प्रमाण मिला था। अकबर एक सिक्का पर रामसिंह सांबर चौहान, गहरवाल सोलंकी प्रमाण चंडले तथा कलचुरी शासकों के लेख नागरी लिपि में हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल में। इसी का नेक्स्ट वीडियो आएगा 6 चैप्टर का।